सभी श्रोताओं को संबोधित श्री का जय जिनेन्द्र। आज मैं आपके लिए सामाजिक कहानियों की कड़ी में लेकर आई हूँ एक पुरानी कहानी, जिसका कि नानी की कहानी जो बहुत पुरानी है लेकिन नए युग के अनुसार है। हाँ, सुनेंगे? अच्छा, तो एंजॉय कीजिए। कंचन नगर के राजा महिपाल का राज्य खूब भरा पूरा, समुन्नत और दूर दूर तक प्रसिद्ध था। राजा यदि दयालु, न्यायशील प्रजापालक थे, तो रानी सितारा देवी अत्यंत भावुक, पतिव्रता और समय को जानने वाली थी। महिपाल राजा की वीरता किसी परिचय की मोहताज नहीं थी। आसपास के राजे रजवाड़े उनकी अम, नम्र और अहिंसक जीवन पद्धति से खासे प्रभावित थे। बिना कारण किसी प्राणी को सताना हिंसा है, इसलिए महिपाल नरपति अपने झूठे अहम के लिए किसी के राज्य पर आक्रमण नहीं करते थे। और इसके आदर्श अनुशासन की छत्र छाया में कई पड़ोसी राजा खुद ही स्वेच्छा से आकर उनके आज्ञाकारी बन गए थे। रानी सितारा देवी की हीरे पन्ने जैसी दो पुत्रियां थी। अपनी पहले की महान पुण्य संपदा से इस राज परिवार की सदस्याएं बनी थी। बड़ी थी रोहिणी और छोटी थी भद्रा। दोनों राजकुमारियां रूप लावण्य और स्त्रियों को उचित लगे वैसी कलाओं का अनूठा मिश्रण थी। कलाचार्य की सन्निधि में विनय सहित विद्या ग्रहण करके दोनों आज ही महलों में आने वाली थी। इसीलिए आज कंचनपुर नगरी भव्य रूप में सजी धजी नवपरिणता दुल्हन दुल्हन जैसी दिखाई दे रही थी। और इस महोत्सव में निकटवर्ती विद्याधर राजाओं सहित अन्य बहुत से मित्र राज्यों के भी प्रतिनिधि निमंत्रित किए गए थे। महिपाल राजा ने बुलाया था सबको। कला शिक्षक की दोनों ओर रोहिणी और भद्रा सुशोभित हो रही थी। दरबार खचाखच भरा हुआ था। सभी ओर हर्ष उल्लास का वातावरण था। राजा महिपाल के समीप ही महारानी सितारा देवी का भी आसन था। उपस्थित विद्वानों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का दोनों ही राजकुमारियां बहुत शालीनता और विनम्रता से सचोट सटीक उत्तर देती आ रही थी। सितारा देवी अपनी लाडली बेटियों की विद्वता से गौरवान्वित हो रही थी। और कौन कहता है कि मेरे पुत्र नहीं हैं? ऐसी गुणवान बेटियां ही तो मेरे दो पुत्र हैं। इतनी सुयोग्य पुत्रियां पुत्र के अभाव को तो महसूस होने ही नहीं देती हैं। इस तरह की रानी के मनोभावों की जो अभिव्यक्ति चल रही थी, हर्षातिरेक से चमकती हुई उसकी सुंदर आंखों से छलके पड़ रहे थे उसके भाव। अगर सभा स्थल ना होता ना, तो अभी दौड़कर रोहिणी और भद्रा को अपने कलेजे से लगा लेती। रानी सितारा देवी से नजरें मिलने पर महिपाल महाराज भी धीमे से मुस्कुरा दिए। प्रिय, देखा मेरी बेटियों को? है कोई इनके बुद्धि कौशल के सामने टिकने वाला? इस भाव की गरिमा को छलकाती हुई स्वामी की आंखें सितारा महारानी को अनुपम पुलकन से भरने लगी। ओह, कितना अवर्णनीय सुख था इन क्षणों में। सभा विसर्जित होते ही महाराज तो आमंत्रित अतिथियों की आवभगत में व्यस्त हो गए और महारानी दोनों राजपुताओं को लाड लड़ाने लगी। कभी मुख चूमती, कभी नजर उतारती। आज तो उनकी ममता जैसे तृप्त होना ही नहीं चाह रही थी। कुछ देर बाद उन्हें खोजते हुए राजन उद्यान में ही आ पहुंचे। दोनों राजकुमारियों ने उठकर पिता के चरण स्पर्श किए और सुखातिरेक से गदगद होकर महाराज ने उनके सिर पर हाथ रखा। दासियां वहीं पर अल्पाहार का सामान सजा के चली गईं। आमोद प्रमोद के क्षणों में परस्पर वार्तालाप चलने लगा। कुछ देर तो सभा में चले प्रश्नोत्तर दोहराए गए और फिर अन्य बातें होने लगी। आज सभी के मुख से यही निकल रहा था प्रिय, कि हमारे शुभ पुण्यों के संचय से ही ऐसी विलक्षण पुत्रियां हमें प्राप्त हुई हैं। राजन की इस बात पर महारानी भी सहमति पूर्वक गर्दन हिलाने लगी। बड़ी बेटी रोहिणी झट से कह बोल उठी, और क्या, आपकी पुण्यवानी से ही तो सब ठाट बाट है। भद्रा यूं तो रोहिणी से 2 वर्ष छोटी थी, किंतु शरीर सौष्ठव, बुद्धि और ज्ञान में बड़ी बहन से कुछ इक्की सी लगती थी। उसे ये कथन कुछ कम भाया। बोली, तो क्या हमारी खुद की पुण्य कमाई कुछ नहीं है? ये तो ठीक नहीं लगी बात, कि हम जो कुछ है उसके लिए हमारे माता को श्रेय दिया जाए और स्वयं हमारे शुभ कर्मों को बिल्कुल ही नकार दिया जाए। भद्रा बहन,
खुद की समस्त उपलब्धियों को गुरुजनों की कृपा मानने में ही हमारे विनय की सार्थकता है। रोहिणी के इस कथन पर महिपाल ने अपने गर्दन गर्दन अकड़ाकर भद्रा की ओर देखा। कर्मवाद में गहन विश्वासी भद्रा को यह चुनौती अखर गई। उसने दृढ़तापूर्वक कहा, विनय और बड़ों का सम्मान सर्वोपरि है, किंतु स्वयं के अस्तित्व के बिना तो कुछ भी नहीं टिक सकता। रोहित दीदी, मैं तो निश्चयपूर्वक कहती हूँ कि अपने शुभाशुभ कर्मों से ही प्रत्येक जीव अच्छे बुरे निमित्त और साधनों को पाता है। शासक का अहंकार भी पर्वत समान अधिक होता है। महाराज का दर्प फन फैला चुका था। रानी सितारा देवी ने अनायास उठ खड़े हुए इस अप्रिय विवाद को रोकना भी चाहा, किंतु होनहार की इच्छा कुछ और ही थी। बातों में गर्माहट बढ़ती गई। रोहिणी सब कुछ राजा रानी को मान रही थी, जबकि भद्रा अपने पुण्य संयोग को भी मुख्य सिद्ध कर रही थी। तो मेरी दो बेटियां दो भिन्न प्रकार के सिद्धांत मानती हैं। राजन महिपाल क्षुब्ध स्वर में बोल उठे। रोहिणी बेटी है बाप कर्मी, और तुम भद्रा, तुम हो अपकर्मी। क्यों, ठीक है ना? महाराज के नेत्र से ज्वाला निकलने लगी। नथुने और होठ आक्रोश में फड़कने लगे। महारानी सितारा देवी कांपने लगी थी। अपने पति के आवेश और हठ को वे अच्छी तरह जानती थी। किसी अनिष्ट की आशंका से उनका हृदय धक धक करने लगा। उधर पिता पुत्री का परस्पर विरोध बढ़ रहा था, इधर मातृत्व पछाड़े खा रहा था। कुछ देर पहले का सुख अपनी नश्वरता को बताते हुए अपने स्थान पर शोक, रुदन और दुख की सृष्टि करके जा चुका था। दैव भी कैसे कैसे खेल दिखाता है। खुशियों से भर आई आंखें इस समय भी छलकी हुई थी। ये बात अलग है कि अब उनमें पीड़ा और हाहाकार को उजागर करते हुए आंसू भरे थे। आंख का पानी तो पहले वाला ही पानी था, फिर उसके गुण और धर्म इतने विपरीत क्यों थे भला? महारानी सितारा जरा संभले, कुछ कहें इससे पूर्व ही उनकी डबडबाई हुई धुंधली दृष्टि ने देखा कि महाराज पैरों को पटकते हुए व्याकुल कदमों से चलते हुए उद्यान के बाहर जा चुके थे और जाते जाते गरज कर बोले थे, अब कर्मी नादान छोकरी, देखूंगा तेरे कर्म को। सगे बाप से विरोध करने का, महामहिम राजन से टकराने का कुफल भोगने को तैयार रहना तू। क्रोध में दंदनाते हुए निकले महाराज के शब्दों की गूंज रानी सितारा के कानों में हथौड़े से चोटें करने लगी। विवश विलाप करती हुई रानी ने दौड़कर भद्रा को अपने अंक में भर लिया। रोहिणी व्यंग से होठ बिचका रही थी। ममता के आंचल के तले उसे ढककर रानी माँ मानो पूरी दुनिया से सुरक्षित कर देना चाहती थी, मगर मगर कहां कर सकी। सशस्त्र पुरुषों की एक टोली महाराज का आदेश लेकर तत्क्षण वहां आ खड़ी हुई। टोली के नायक ने महारानी को सादर अभिवादन करके राज आज्ञा पढ़कर सुना दी। ओह, पिता का हृदय इतना क्रूर और कठोर बन गया। रानी को सहसा अपने कान पर विश्वास नहीं हो रहा था, किंतु नायक ने महारानी को सूचित करके अपना प्रथम कर्तव्य तो पूरा कर दिया था और उसे अब रानी के ममत्व का दंड सुनने से कुछ प्रयोजन नहीं था। दंड की अधिकारिणी होते हुए भी राजकुमारी भद्रा आखिर राजकीय सदस्य थी ना। अन्य साधारण अपराधियों की तरह उससे तो अभिनय नहीं की जा सकती थी। नायक सैनिक को इस मर्यादा का ध्यान था, सो उसने भद्रा की ओर दृष्टिपात करके कहा, राजकुमारी जी, महाराज के आदेश पालन को आप प्रस्तुत हैं? भद्रा सहजता से माँ को प्रणाम करके उसके साथ चलने को उद्यत हुई। राजरानी सितारा चीख उठी, नहीं नहीं, नगर से बाहर उस खंडर पड़े हुए मकान में रहने को तू नहीं जाएगी बेटी। परंतु भद्रा अविचल भाव से मुस्कुरा दी। माँ, तुम्हारे आशीर्वाद और ममता के साथ मैं कहीं भी खुशी से रह सकती हूँ। पिताजी के आदेश को मानना हम सबका कर्तव्य है। माँ, तुम चिंता क्यों करती हो? मेरे कर्म जो कुछ चाहते हैं वह होने दो। चलो नायक। धीर गंभीर गति से भद्रा सैनिकों के साथ चली गई। जब राजकुमारी भद्रा ने संतुष्ट प्रसन्न मुख मुद्रा सहित रोहिणी दीदी और महारानी से विदा ले ली, तो एक बार तो रोहिणी का दिल भी द्रवित हो आया था, परंतु तुरंत ही पहले जैसी कठोरता उसने धार ली। भद्रा और राजकुमारी के दिखते रहने तक, भद्रा और राजपुरुषों के दिखते रहने तक सितारा अपलक उसी ओर ताकती रही और उसके बाद धड़ाम से भूमि पर गिरकर बेहोश हो गई।
महारानी की परिचर्या में दास दासियां लग गए। सूचना मिलते ही राजन भी राजवैद्य को लेकर उपस्थित हो गए। उपचार द्वारा रानी जी होश में तो आ गईं, किंतु बिल्कुल स्वस्थ नहीं हो पाई। अब बहुत कम बोलती, मानो मानो भद्रा के साथ ही उनकी तमाम खुशियां निर्वासित हो गई हों। भद्रा ने उस टूटे फूटे खंडर नुमा कमरे को ही अपना साधना गृह बना लिया। एक बिस्तर, दो चार पहनने ओढ़ने के कपड़े, एक थाली, एक लोटा और मिट्टी का ही एक घड़ा, बस इतना सा सामान था उस कमरे में। दिन में 2 बार एक दासी आती, वह घड़ा भर जाती, कमरे में झाड़ू लगा जाती और वही दासी भोजन भी दे जाती राजकुमारी को। राजा महिपाल ने ऐसी ही व्यवस्था का आदेश दे रखा था अपनी अपकर्मी बेटी के लिए। वो देखना चाहते थे कि इस हालत में भी ये कभी टूटती है या उसी प्रकार मजबूत रहती है। अपनी बड़ी सुपुत्री रोहिणी पर तो उनका प्यार दुलार कुछ अधिक ही बढ़ गया था। उसके लिए एक सुंदर सजीला राजकुमार पसंद किया और खूब धूमधाम के साथ उसका विवाह किया उन्होंने। हाँ, भद्रा को सबक सिखाने के लिए रोहिणी के विवाह उत्सव की एक झलक दिखाने को उसे राजमहल अवश्य बुलाया था, मगर वह भी कुछ देर की खातिर बारात और दूल्हे को दिखाकर तुरंत दासी के कार खंडर भेज दी गई, ताकि उसे अपकर्मी बहन में और अपने में अंतर नजर आ जाए। परंतु भद्रा को ना तो खुद की हालत से असंतोष था और ना ही रोहित दीदी के भाग्य से ईर्ष्या थी। हाँ, इतने दिनों बाद जन्मदात्री माँ से मिल पाई, इसकी खुशी उसे जरूर थी। मगर महाराज तो क्षुब्ध थे, क्योंकि भद्रा के चेहरे पर अपूर्व दृढ़ता और आत्मसंतोष की आभा पहले से ज्यादा ही निखार पर थी। राज परिवार की यह घटना राजमहलों से जुड़े निकटतम विश्वसनीय व्यक्तियों को ही ज्ञात थी। जो दासी भद्रा की सेवा में रहती थी, उसकी तो भला मुंह खोलने की हिम्मत ही क्या थी। कुछ लोगों में कानाफूसी चलती थी। राजा साहेब का अबोध बालिका पर यह जुल्म लोगों को अखरता था, किंतु जबान कोई नहीं खोलता था। आम जनता तक तो भद्रा के निवास परिवर्तन की बात पहुंचने ही नहीं पाई थी। रोहिणी राशि ठाट बाट से अपने पति के साथ वैभव भोग रही थी। सितारा रानी अनमनी से अपने दिन काट रही थी और महाराज प्रतीक्षा में समय गुजार रहे थे। उनको इंतजार था उस दिन का जब भद्रा अपनी भूल को अनुभव करके उनके समक्ष कर्म सिद्धांत के हार स्वीकार ले। परंतु भद्रा का सिद्धांत कोरा वाचिक ज्ञान पर ही आधारित नहीं था। वह तो अंतरंग की गहन साधना का चिंतन मनन का निचोड़ था। टूटे फूटे खंडर में एक मजदूर से भी नीची दशा में रहने से उसे कोई तकलीफ नहीं थी, अपितु वह तो अब पहले से भी अधिक प्रसन्न थी, क्योंकि झूठे नाशवान वैभव से दूर होकर आत्मलीनता का पूरा समय मिलने लगा था उसे। शुरू के दिनों में तो दासी कमरे की सफाई किया करती थी, मगर फिर उसने दासी को भी मना कर दिया। जापुर ध्यान में बैठी होती और दासी आती तो उसकी साधना में व्यवधान पड़ता था। सुभद्रा ने दासी से कह दिया था कि दरवाजे में जो छोटी सी खिड़की है ना, उसी में से भोजन आदि रख दिया करे। कभी किसी काम की जरूरत होगी तो मैं कह दूंगी। किंतु दासी से तो कभी घड़ा भरने को भी नहीं कहा, इसलिए दासी तो खुश ही रहती थी। और राजा जी ने तो कभी जानने की कोशिश भी नहीं की कि भद्रा को समय पर भोजन वगैरह मिल भी जाता है या नहीं। कभी कभी तो दासी 2 दिन के बाद भी आती, परंतु भद्रा ने ना कभी उसे डांटा और ना कभी कुछ कहा, क्योंकि वो तो आत्मिक आनंद की उन ऊंचाइयों तक जा चुकी थी जहां पर भौतिकता बहुत पीछे छूटकर एक नगण्य वस्तु बन जाती है। तपस्या के तेज से उसका मुखमंडल मंडल चमकता रहता था। वह आत्मस्वरूप के साक्षात्कार में लीन थी। राजमहल में आज गहमा गहमी मची थी। यात्रा की तैयारियां जोर शोर से हो रही थी। महारानी जी का मन बहलाने की दृष्टि से राजन ने विद्याधर क्षेत्र में घूमने फिरने का कार्यक्रम बनाया था। सितारा देवी प्रस्थान की वेला में अपनी निर्वासित बिटिया को बार बार याद कर रही थी। पति देव को थोड़ा सा खुश करके उन्होंने अनुमति भी प्राप्त कर ली कि भद्रा की मनपसंद वस्तु तो हम लेते आएंगे। इतना आश्वासन ही उन्होंने दे दिया, किंतु रानी जी को तो मानो कुबेर का खजाना ही मिल गया था इससे। झटपट दौड़ाया दासी को। जब दासी भद्रा के निवास पर पहुंची, उस वक्त वो तो भद्रा माला फेर रही थी। दासी ने उतावली बचाई तो भद्रा के ध्यान में विघ्न पड़ा।
दासी ने कहा, महाराज और महारानी दूर देशों की यात्रा पर जा रहे हैं, अपने पसंद की चीज बता दो तो वो लेते आएंगे। भद्रा की माला पूरी होने में थोड़ी देर थी। उसने दासी से कहा, सबर रख, सबर रख, सबर रख, अर्थात जरा ठहर जा। किंतु दासी तो सबर शब्द को याद करती करती भाग गई। जाकर प्रतीक्षा करती हुई रानी जी से कहा, राजकुमारी जी ने सबर मंगाया है। सुनकर महारानी बड़ी प्रसन्न हो गई। सोचा, बेटी की पसंद की ये चीज तो अवश्य लाऊंगी। काफिला रवाना हो गया। अनेक स्थानों की यात्रा करती हुई महारानी एक पल को भी अपनी भद्रा बेटी को नहीं भूली। जहां भी बाजार सजे दिखते वहीं सबर की खोज होती, किंतु इस नाम की वस्तु तो कहीं मिलती नहीं। दुकानदार सुनकर हैरान होते, फिर सिर को हिलाकर मना कर देते। एक देश से दूसरे देश में घूमता फिरता उनका काफिला रत्नपुर में भी पहुंचा। वहां का राजा हिमांग सेन एक शक्ति संपन्न विद्याधर था। उसको कई विद्याएं सिद्ध थी। अदृश्य होना, वेश परिवर्तन करना आदि तो उसके बाएं हाथ के खेल थे। रत्नपुर में स्वच्छ और चौड़े राजमार्ग थे। प्रत्येक प्रकार की वस्तुएं दुकानों में सजी रहती थी। कई बाजार तो दिव्य दुर्लभ वस्तुओं के भी थे। रानी सितारा ने सोचा कि यहाँ तो मुझे पुत्री की मनपसंद वस्तु अवश्य मिल जाएगी, किंतु यहाँ भी तो निराशा ही हाथ लगी। राज कर्मचारियों की बात पर अविश्वास करके खुद रानी महाराज को साथ लेकर बाजार गई, किंतु सबर तो नहीं मिलना था, सो नहीं ही मिला। हाँ, एक बात जरूर अच्छी हुई इसे। एक दुकानदार ने कहा, मेरे पास तो ये चीज नहीं है और पूरे संसार में भी आप घूम लो, सबर नाम की वस्तु मिलनी कठिन है, मगर मगर शायद हमारे राजा जी के पास मिल जाए। इतना सूत्र तो बहुत कीमती था रानी सितारा के लिए। राजा हिमांग सेन तो हमारे मित्र हैं। विशेष अवसरों पर कंचन नगरी भी आ चुके हैं वो। महिपाल राजा के इस कथन पर सितारा देवी की बाँसें खिल गईं। फिर तो फिर तो वे राजमहल के विशिष्ट अतिथि बने। भोजन के बाद औपचारिक वार्तालाप के बीच में महारानी ने अपनी बात कह दी और साथ ही ये भी कहा कि सबर मिल जाए तो उसके बदले में चाहे जितना धनमाल भी हम देने को तैयार हैं। बड़ी आशा से ऐसा कहकर महारानी ने हिमांग सेन की ओर देखा। महाराज महिपाल भी उत्सुक होकर देख रहे थे। कुछ देर विचार मग्न रहने के बाद विद्याधर हिमांग सेन ने अपना मुंह खोला। राजन, आप हमारे सम्माननीय अतिथि हैं और मित्र भी हैं। आपकी इच्छा पूर्ति करके हमें बड़ी प्रसन्नता होगी, किंतु आप हमें विस्तार से पूरी बात बताएं तो अच्छा रहेगा। इस पर महिपाल राजा ने बताना शुरू किया और महारानी तो बार बार अपने आंसू पोंछ रही थी। फिर कहने लगी, हमने यात्रा का निर्णय लिया तो मेरे मन में विचार आया भाई साहब कि उससे पूछवाकर उसकी पसंद की चीज़ तो मैं ला ही सकती हूँ ना। दासी के द्वारा पता चला कि उसने सबर मंगवाया है। इतनी जगहों पर पूछा मगर सबर कहीं नहीं मिला। आपकी नगरी में आकर दिल में थोड़ी आशा बंधी है। अब तो भाई साहब आपका ही सहारा है। राजन, आप सबर देकर अवश्य ही मेरी बेटी की इच्छा पूरी करेंगे, अवश्य ही इच्छा पूरी करेंगे। कहते कहते महारानी सितारा के शब्द आंसुओं को रोकने के प्रयास में डूब गए। महिपाल खुद को लज्जित महसूस कर रहे थे। पछतावे भरे स्वर में कहने लगे, मैं ये नहीं सोचता था हिमांशसेन कि भद्रा इतनी पक्की निकलेगी। अभाव, उपेक्षा, अपमान सभी उसके लिए महत्वहीन है। महत्व है तो उसके लिए बस अपने कर्मवाद का। अब तो ठन गई है। वो जिद्दी है तो मैं भी तो आखिर उसी का बाप हूं। बालहट और राजहट की टक्कर है अब। ये सुनकर विद्याधर नरेश ने गंभीरतापूर्वक कहा, नृपतिवर, यह तो आपका पारिवारिक मामला है, मैं इसमें कुछ दखल देने का अधिकारी नहीं हूं, किंतु आपकी कठोरता और राष्ट्रता की दृढ़ता पर विस्मय अवश्य होता है। खैर, अभी आप हमारे आतिथ्य भवन में विराजे, आपकी समस्या का समाधान खोजने की मैं चेष्टा करता हूँ। उसके बाद हिमांग सेन ने उन्हें विदा किया। उनके ठहरने का और आराम का बढ़िया प्रबंध कराया। रात्रि में विद्याधर नरेश अपने इकलौते पुत्र के साथ गुप्त मंत्रणा कक्ष में विचार विमर्श में तल्लीन थे। भरा हुआ कसरती बदन, सौम्य मुख पर सुतवा नाक, दृढ़ता का परिचय देते सुडौल होठ। अभी 21वां जन्मदिन मनाया था भुवन का। जितना प्रभावशाली व्यक्तित्व था भुवन कुमार का, उतना ही विनम्र पितृभक्त भी था वो। हिमांग सेन ने कहा, वत्स, मैंने उत्सव में राजकुमारी भद्रा को देखा था। आज उसकी दयनीय अवस्था की बात जानी तो बरबस उस पर करुणा आ रही है मुझे। जी चाहता है कि हठाग्रही महिपाल को भी सबक सिखाऊं।
उसको भी सबक मिले और भद्रा को भी सबर मिले। क्यों, ठीक है ना? पिताश्री, आपके आदेशानुसार मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आपके आशीर्वाद से इच्छित स्थान पर संकल्प करते ही पहुंचने और अदृश्य होने या कोई भी रूप बनाने की क्षमता है मुझ में। बस बस, इतना ही बहुत है। बाकी का काम तो भद्रा की शक्तियां कर देंगी। मैं अपने अंतर्चक्षु से देख पा रहा हूँ कि साधना करते करते भद्रा को कई अद्भुत उपलब्धियां प्राप्त होने वाली हैं। तुम तो जानते ही हो भुवन कि विद्याधरों और मानवों के पूर्वजों में परस्पर मैत्री संबंध और विवाह संबंध प्रारंभ से ही बने हुए हैं। प्रारंभ से ही बने हुए हैं। हाँ, हमारी जाति में कुछ उपलब्धियां जन्मजात होती हैं, जबकि मानव जाति में विशेष तपस्या और साधना द्वारा वे शक्तियां प्राप्त होती हैं। मूल में तो हम एक ही मनु के संतान हैं बेटा। जो वैताड्य के आसपास बसे हुए वो विद्याधर कहलाए, और जो समतल प्रदेश में जाकर रहने लगे वो मानव कहलाए। तात, इसका मतलब तो ये है कि तात आज तो तात आपने बहुत रोचक इतिहास बताया। अच्छा, तो कंचन नगरी के महाराज महिपाल कुछ दिन यहीं रुकेंगे ना? नहीं बेटा, उन्हें अपना नगर छोड़े बहुत समय हो गया है, इसलिए लौटने की चंचलता ही लगती है। आज मैंने उनको सबर देने का वायदा किया है। अच्छा वत्स, इस विषय में अगर मैं तुम्हारी कुछ मदद लेना चाहूँ तो तुम सहर्ष तैयार हो ना? पिता के इन वचनों को सुनते ही भुवन ने झटपट उनके चरण स्पर्श करते हुए कहा, पिताजी, आपका यह पूछना मुझे लज्जित कर रहा है। मैं जानता हूँ कि आप भी अनोखी आदित्य शक्तियों के स्वामी हैं। आपको मेरी सहायता की आवश्यकता ही क्यों होगी भला? फिर भी जिस योग्य मैं हूँ, मैं सदा तत्पर हूँ। भुवन के जाने के बाद हिमांग सेन ने अपने कुशल अंगुलियों द्वारा एक खूबसूरत पंखा तैयार किया। ताड़ पत्रों के बीच हीरे पन्ने गूंथे और सोने चांदी के तारों से उस गोलाकार पंखे के बीच में भुवन की एक छोटी सी तस्वीर भी जड़ दी उन्होंने। मणिखचित डंडी को पकड़कर जब पंखे को हिलाया जाता तो अत्यंत शीतल हवा निकलती। मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके उन्होंने पंखे को बंद किया और समेटकर उसे एक सुंदर सी डिब्बी में रख दिया। फागुनी बयार से उनके घुंघराले केश माथे पर आ गए थे। व्यस्तता के इन क्षणों में हिमांग सेन का भावपूर्ण चेहरा बड़ा ही लुभावना लग रहा था। कुछ देर पश्चात ही उषा काल की स्निग्ध अगवानी करते वो नित्य क्रम में प्रवृत्त हो चुके थे। सुबह के नाश्ते में आज विशेष प्रकार के व्यंजन बने। हिमांग सेन के आतिथ्य से महिपाल नरेश बहुत प्रभावित थे। महारानी सितारा देवी ने बड़ी अर्थपूर्ण दृष्टि से कंचनपुरी नभ को हिमांग सेन को निहारा। होठों पर मधुर मुस्कान बिखेरते हुए हिमांग सेन ने एक सुंदर नगीनी जोड़ी डिब्बी उनके समक्ष रख दी। डिब्बी पर अंकित था, सबर आयुष्मती भद्रा के लिए। महिपाल और सितारा देवी अत्यंत भाव विभोर हो गए। हिमांग सेन का आभार प्रकट करते हुए उन्होंने अब उनसे जाने की अनुमति मांगी। हिमांग सेन ने उन्हें पहुंचाने नगर के बाहर तक सपरिवार चलने का विचार किया और साथ में चले। रास्ते में प्रश्न किया, राजन, 2 महीने तो लग ही जाएंगे मार्ग में आपको? हाँ हाँ, कंचन नगर पहुंचते पहुंचते गर्मी का मौसम आ जाएगा भाई। राजा हिमांग सेन मनी मन हिसाब लगा रहे थे। चैत वैशाख, ये 2 महीने तो रास्ते में ही लग जाएंगे। कंचनपुर में वैसे भी गर्मी खूब होगी और भद्रा के उस खंडहर में तो उमस और सीलन के कारण गर्मी का परिषद तीव्र ही होगा। तब सबर काम करेगा। हाँ, इस विचार से उनके मुख पर चमक आ गई। दर मंजिल दर कूचा पार करते करते हिमांग महिपाल नरेश का ये काफिला आगे बढ़ रहा था। राजा और रानी की बातों में रोज ही विद्याधर नृप हिमांग सेन का विषय आ जाता। रानी सितारा मुग्ध भाव से डिब्बी को देखती। डिब्बी खोलने का तो प्रश्न ही नहीं था। बिटिया ने जो मंगाया था वही उसे दे देने की खुशी रानी को भीतर तक आह्लादित कर रही थी। कंचन नगर की सीमा में प्रविष्ट होते होते वैशाख मास का अंत आ गया था। प्रधान आमात्य एवं अन्य सभासदों के साथ धूमधाम से राजा रानी का नगर प्रवेश हुआ। नगर के प्रवेश द्वार से पूर्व दिशा में एक जीर्ण शीर्ण खंडर दिखाई दे रहा था। रानी सितारा की दृष्टि बार बार उसी ओर उठ जाती। कदाचित भद्रा बेटी दिख जाए, इस विचार से उनकी दृष्टि आशान्वित होती, किंतु फिर निराश थकी नजरों से मोती चूप पड़ते। महिपाल
अपनी अनुपस्थिति में हुई राज्य व्यवस्था की जानकारी लेने में लगे थे। माँ के दिल की तड़प उन्हें दिखाई ही कहाँ दे सकती थी। उधर भद्रा पद्मासन में ध्यानस्थ थी। वाद्य यंत्रों और जयकारों का कोलाहल उसके कानों में पड़ा जरूर, किंतु उसे कमरे से बाहर निकालकर उत्सुक नहीं बना सका। राजमहल में पहुंचते ही महारानी सितारा ने उसी दासी को बुलाया। भद्रा के कुशल समाचार पूछने पर दासी बोली, अन्नदाता, राजकुमारी जी कभी हमसे बोलती बतलाती तो नहीं, वो तो बस पालथी लगाकर आंखें बंद करके साधना किया करती हैं। कभी कभी तो खिड़की के पट भी आड़े रहते हैं, मैं तो भोजन रखकर आ जाती हूँ बस। अच्छा, अच्छा देख, तू जाना। काश काश मैं एक बार जा पाती। रानी माँ के दिल में उठा ये विचार अपनी असमर्थता को समझकर तत्क्षण ही लुप्त हो गया। ठंडी सांस लेकर दासी को उन्होंने कुछ निर्देश देते हुए डब्बी थमा दी। दासी तेज चाल से चलती हुई भद्रा के जीर्ण शीर्ण महल में पहुंची। खिड़की के पल्ले अब भी पूरे खुले हुए नहीं थे। दासी ने जोर से कहा, राजकुमारी भद्रा की सेवा में प्रणाम करती हूँ। महाराज और महारानी यात्रा से लौटकर राजमहलों में पधार चुके हैं। इतना कहकर दासी चुप हुई। कुछ पल इंतजार किया, मगर भीतर से कोई भी उत्तर नहीं मिला। ना ही तो भद्रा उठकर आई। आती भी कैसे? वह तो योगासन में लीन थी। दासी सोचने लगी, अब क्या करूं? लगता है राजकुमारी जी अपने माता पिता से नाराज हैं। होना भी चाहिए भाई, महाराज ने उनके ऊपर अत्याचार भी तो कितना किया है। रानी सितारा के आदेश अनुसार दासी ने वो चमकती हुई चमचमाती डिबिया खुली खिड़की में रखकर कहा, आपकी मनपसंद चीज रानी माँ ने भिजवाई है, यहाँ खिड़की में रखकर मैं जा रही हूँ। देर होने से मुझे डांट पड़ेगी। भोजन का पैकेट भी यहीं रख रही हूँ। झूठे बर्तन वापस ले जाने का झंझट ही ना रहे, इसी से भद्रा का भोजन कागज में पैकेट बनाकर भेजा जाता था। और भोजन भी क्या था? 3-4 सूखी रोटियां, जिनके साथ कभी चटनी होती और कभी वह भी नहीं होती। किंतु भद्रा को ना अपने क्रूर पिता से शिकायत थी और ना ही माँ की लाचारी पर उसको खींच थी। कर्म सिद्धांत में विश्वास रखने पर अहंकारी पिता द्वारा दिए गए इस निर्वासन को भद्रा ने तो अपना सौभाग्य मान लिया था और इस सुअवसर का लाभ उठाने में वो पूरी तन्मयता से जुट गई थी। कुछ देर बाद भद्रा उठी, खिड़की पर रखी डिबिया और भोजन उठाया। दोपहर का दीप्त सूर्य वातावरण को झुलसा रहा था। पहले तो भद्रा ने खाना खाया, फिर उस डिब्बी को हथेली पर लेकर देखने लगी। नगीनों से जड़ी सुंदर डिबिया पर सबर लिखा था। थोड़ा चिंतन करते ही भद्रा को कई महीनों पहले दासी का आना और कुछ कहकर चले जाना याद आ गया। अपने द्वारा दासी को सबर रख कहना भी उसके स्मृति पटल पर कौन गया। अनुमान और कल्पना के जोड़ तोड़ से भद्रा की कुशाग्र बुद्धि निसारी वास्तविकता समझ आ गई। अच्छा, तो ये मेरी मनपसंद वस्तु सबर है, सोचती हुई भद्रा मुस्कुरा उठी। डिब्बी तो बड़ी दिलकश है, खोलकर देखूं तो सही कैसा है सबर। भद्रा ने डिब्बी खोलनी चाहिए, पर वो तो खुली ही नहीं। उलट पलट कर देखा, हाँ तो भद्रा को उसका सूक्ष्म जोड़ दिखाई दे गया। जरा सा दबाव देते ही डिब्बी खुल गई। उसमें से निकली एक रत्न जड़ित वस्तु। ये क्या है? भद्रा ने उसकी एक पंखुड़ी को पकड़ा, गोलाकार घुमाया, घुमाती गई और देखो सुंदर पंखा तैयार था। हाथ को हिलाने से ठंडी हवा का झोंका आया। गर्मी से परेशान शरीर को उससे बहुत सबर मिला, सुख संतोष मिला। मैंने तो कुछ मंगाया भी नहीं था, मगर फिर भी माँ जो कुछ समझी उसी के आधार पर मेरे लिए सबर भिजवा दिया। करुणामयी माता की स्मृति में डूबी भद्रा तुरंत संभल गई और माला फेरने बैठ गई। आंखें मूंदे माला के जाप में तल्लीन भद्रा इस बात से अनभिज्ञ थी कि एक सुंदर सलोना युवक उसके पलंग पर बैठा अपलक दृष्टि से उसे निहारे जा रहा है। कौन था वह? वह विद्याधर भुवन था, जो भद्रा द्वारा पंखा घुमाते ही अपने सूक्ष्म रूप में यहाँ आ चुका था। भद्रा के सौम्य चेहरे की अथाह पवित्रता भुवन को भी आत्मस्थ बनाने लगी। माला पूरी होने के बाद भद्रा ने आंखें बंद किए के ही भजन गाना शुरू कर दिया। भुवन कुमार मंत्र मुग्ध होकर सुरीली कंठ लहरियों में गोते लगाने लगा। वहां समय तक दोनों ही बेसुध रहे। जब भद्रा ने गाना बंद किया तो भुवन को भी होश आया। कितनी उच्च साधना है! भुवन अभिभूत होता हुआ बोल उठा। चौंक गई भद्रा।
अपने कमरे में पुरुष स्वर सुनकर हठात आंखें खोली। राजकुमार भुवन मोहिनी सूरत भद्रा के सामने थी। कमरे का दरवाजा तो भीतर से बंद है। भद्रा समझ नहीं पा रही थी कि यह युवक यहाँ आया कैसे। फिर भी निडरता से पूछा उसने, कौन है आप? किस सिद्धि साधना से इस बंद कमरे में प्रविष्ट हुए हो? अपने विषय में कृपा करके मुझे बताइए। शिष्टापूर्वक पूछे गए प्रश्न में विनम्रता और माधुर्य भरा था। भुवन ने अपना परिचय दिया। आपके पलंग पर रखे इस सबर में मेरा चित्र है। यह पंखा अभिमंत्रित है। मेरे पिता विद्याधरों के राजा हिमांग सेन रत्नपुर में आपके माता पिता जी से मिले। उन्होंने ही ये पूजनीय महारानी सितारा देवी को की समस्या दूर करने को यह उपाय किया है। जब भी आप इस पंखे को हिलाएंगी, मंत्र शक्ति से बंद कर मुझे यहाँ हाजिर होना पड़ेगा। इतना कहकर भुवन मौन होकर पसीना पोंछने लगा। आपने अपना नाम नहीं बताया। भद्रा के स्वर में हर्षयुक्त आग्रह था। भुवन एवं भद्रा एक दूसरे की ओर अनायास ही खींचने लगे थे, मानो मानो पूर्व जन्म की कोई दृढ़ प्रीति उन्हें ऐसा करने को बाध्य कर रही हो। भुवन है मेरा नाम, और आपका भद्रा है ना? ठीक कहा ना मैंने? एक अपरिचित युवक द्वारा अपना नाम बताने से भद्रा चकित होकर उसे देखने लगी। भुवन ने कहा, आपके पिताश्री ने हमें अतिथि सेवा का सौभाग्य दिया था, और मेरे पिता तो आपके साक्षात दर्शन भी कर चुके हैं। तब मैं उनके साथ नहीं आया था। पिताजी ने आपको देखा था, और पिताजी से आपके विषय में जो कुछ मैंने जाना था, प्रत्यक्ष मिलने के बाद तो वो सब बहुत अधूरा मगर कितना सच्चा लग रहा है। थोड़े से परिचय से ही भद्रा बहुत कुछ समझ चुकी थी। भुवन उस कमरे में गर्मी और बेचैनी का अनुभव कर रहा था। उसके चौड़े ललाट पर पसीना छलक आया था। भद्रा ने पंखा उठाकर झलना शुरू कर दिया। भुवन ने पंखा उसके हाथ से लेते हुए कहा, आप आत्म साधिका हैं। मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को आपकी सेवा लेना उचित नहीं है। लाइए, मुझे दीजिए। हीरा का मुख से कहे मेरा लाख करोड़ का मोल। आपका यहाँ आना और आपका व्यवहार ही बता रहा है कि आप कितने शक्ति संपन्न और गुण के भंडार हैं। साथ ही दयालु भी हैं। यदि माँ की वेदना को दूर करने का उपाय नहीं करते तो मुझे आपके दर्शन कहाँ मिलते? आपने पंखा ही लाया तभी तो मैं आया। ऐसी भीषण गर्मी में आखिर कोई करे भी तो क्या? भुवन के शब्दों में शरारत का पुट था। भद्रा बोली, गर्मी सर्दी की तो विशेष अनुभूति मुझे नहीं होती। दासी द्वारा यह सबर आज ही मिला। कौतूहलवश देख रही थी कि पंखा घुमा बैठी। तो अब पंखा नहीं घुमाएंगे आप? राजकुमारी जी, मुझ पर दया करके दिन में एक बार तो पंखे का उपयोग करना ही होगा आपको। बोलिए, मेरे निवेदन पर विचार करके कुछ तो बोलिए ना। भुवन की अधीरता उसके बयान से, उसके कथन से स्पष्ट हो रही थी। भद्रा मुस्कुराई, सोचने लगी, ऐसी ही विचित्र अकुलाहट मेरे भीतर भी तो हो रही है। अंतर केवल इतना है कि मैं उसे प्रकट नहीं कर रही हूँ, और तुम आखिर पुरुष होना। जीवा से कुछ ना कहकर भी भद्रा ने अपनी मुस्कुराहट और आंखों से वह सब कुछ कह डाला जो उसके मन में मचल रहा था। सबर के द्वारा उसके दुखों की तो मानो समाप्ति हो गई थी। जब भुवन कुमार रोज ही स्नेह के कच्चे धागे से खिंचा चला आता। दोनों युवा थे, किंतु सुसंस्कारों की गरिमा उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। उनका एक दूसरे की तरफ खिंचाव वासना युक्त भावों से नहीं था, बल्कि वहां आध्यात्मिक सात्विकता की सुदृढ़ आधारशिला थी। एकांत निर्जन में भी उनका पवित्र प्रेम दूषित नहीं होता था। भुवन पलंग पर बैठकर भद्रा की साधना में भाव भंगिमा को निहारता रहता, और कभी उसके मीठे भजनों को सुनता, कभी कभी वे दोनों ज्ञान चर्चा भी करते। तरुणाई में आत्मलीनता का दुर्लभ आदर्श थे वे दोनों। एक दिन भुवन ने आत्मशक्तियों की चर्चा चला दी। भद्रा ने आत्मा की विलक्षणता को अपने प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा स्पष्ट किया। भद्रा के ज्ञान की विशद गहराई देखकर भुवन तो चकित रह गया। इसी बीच दासी भोजन लेकर आई। बाहर से ही उसने भद्रा के साथ साथ एक पुरुष स्वर भी सुना। बड़ी विस्मित हुई। खिड़की की झुरी में से झांक कर देखा तो देव कुमार से एक सुंदर युवक पलंग पर बैठा है। नीचे भूमि पर आसन बिछाए राजकुमारी भद्रा बैठी है। दासी की आंखें तो फटी की फटी रह गई। मन ही मन में बुनबुनाने लगी, ओहो, मैं तो समझती थी बड़ी सती साध्वी है, पतिव्रता सती सावित्री है। सूने भवन में साधना करती है, मगर मगर ये तो छटी हुई निकली, बहुत छटी हुई निकली।
न जाने कौन है, रोज ही आता होगा। आज बोली सुनी तो पता चला, हे भगवान, कैसा घोर कलयुग आ गया है। अपनी कुबड़ी काया को हिचकोले देती हुई दासी लौट गई। आज वो लौट कर राजमहलों में नहीं गई, बल्कि अपनी जात बिरादरी वाली दासियों को ढूंढने में जा बैठी। एक नवयुवती दासी ने उपाधम दिया, आज इधर रास्ता कैसे भूल गई काकी। तभी एक दूसरी तीखे नए नक्श वाली दासी बोली, आज क्या भद्र राजकुमारी ने जल्दी छुट्टी दे दी शांति। शांति बैठती हुई बोली, मैं क्या किसी गुलाम हूं। अरे अरे, आज मूड कुछ तीखा नजर आ रहा है, क्या हो गया। होगा क्या, घोर अंधेर है इस दुनिया में, छात छात कलयुग है कलयुग। भूमिका बनाकर शांति ने सब में कौतूहल तो जगा दिया। अब पूछने वाला सिलसिला चालू हो गया। पूछने पर टाला टूली करने लगी। स्त्रियों को तो इस तरह की बातों में रस आता ही है, और वे तो सभी दासी दास्ता दासी का काम करने वाली निम्न कोटि की स्त्रियां थी, जिनका पेट दो मुट्ठी अन्न भी मुश्किल पचाता पाता है। पचाने तो बहुत दूर की बात है। थोड़े नखरे के बाद उसने चटखारे ले लेकर भद्रा की बातें करनी शुरू कर दी। आज जो कुछ वह देख और सुनकर आई थी, उससे उसके मन में तूफान मचा हुआ था। कह देने से ही पेट का अफारा उतरना था। सो उसकी बात सुनकर सभी चुपचाप हो गई, मानो बोलते ही जीभ काट ले जाएगी। शांति ने फिर से बात का तार पकड़ा। हाय राम, मेरा तो जी धड़क रहा है अभी तक। इन बड़े घर की लड़कियों की हिम्मत भी तो खूब बड़ी होती है, सबकी आंखों में धूल झोंक रही है। काकी अपनी खैर मनाओ, राजा जी तुमसे पूछेंगे तब क्या कहोगी। सोचो जरा, राजकुमारी की देखभाल में असावधानी होने के अपराध पर क्या तुम्हें छोड़ देंगे महाराज। तो मैं क्या करूं, तुम ही बताओ ना, मेरी तो अक्ल गुम हो गई है। हम्म ताकि उनमें अधिकतम आयु की कुछ अनुभवी सी लगने वाली एक दासी अपनी कंजी आंखों को नचाती हुई बोली, देखो एक बात तो गांठ बांध लो, तुम सबने ये बात सुनी है ना, इसे अपने तक ही रखना। दूसरी बात यह है कि हमने राजा साहब का नमक खाया है, तो ऐसा उपाय सोचो जिससे कि बिगड़ी हुई बात बन जाए। उपस्थित सभी दासियां मौन होकर विचार मग्न हो गईं। फिर सबने मिलकर यह निर्णय किया कि उस युवक को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दें। अगर महाराज को पता लग जाएगा तो वे राजकुमारी को मरवा डालेंगे। हमें अपनी राजकुमारी को ही बचाना होगा, और महाराज की इज्जत भी बचानी होगी। न जाने कौन है, कहाँ का है, उसे खत्म कर देने से राजकुमारी अपने आप लाचार हो जाएगी। किंतु किंतु उसे मारा कैसे जाए, यही विकट समस्या थी, क्योंकि भद्रा तो अब किसी दासी को भी कमरे में नहीं आने देती थी। काश। अच्छा अच्छा, खैर ये काम तुम मुझ पर छोड़ो, गंजी आंखों वाली दासी ने कहा। काफी देर तक खुसर फुसर करने के बाद वो दो सभी उठ चली। अगले दिन कंजी आंखों वाली ने भी शांति के साथ जाकर दरवाजे की झिरी से एक संजीले युवक को पलंग पर बैठे हुए देख लिया। भोले मुखड़े पर फैली शोभा एक बार तो उसे भी प्रभावित कर गई, मगर अपने कर्तव्य का विचार आते ही वो कठोर बन गई। हाथ में पकड़ी हुई थैली को टटोला, फिर शांति को साथ ले रवाना हो गई। अगले दिन सुबह होते ही दोनों दासियां जीन महल में पहुंची। उस समय भुवन मां नहीं था, यही तो वे चाहती थी। दरवाजा खटखटाया। भद्रा के पूछने पर बोली, राजकुमारी की जय हो। रानी माँ ने कहा है कि पलंग के बिछौने और कपड़े गंदे हो गए हैं, इसलिए दूसरे बदलने हैं। दरवाजा खोलिए। भद्रा ने द्वार खोल दिया। दोनों दासियां कपड़े बदलती ही थी और धीरे धीरे हाथ चला रही थी। भद्रा तब तक साधना में बैठ गई। उसकी आंखें बचाकर दोनों दासियों ने तेजाब में डुबोया कांच का बारीक चूर्ण पूरे बिस्तर पर फैला दिया, बिछा दिया, और फिर उस पर बारीक चादर बिछा दी। भद्रा ने पूछा, अरे कितनी देर लगेगी। नहीं नहीं महारानी जी, हो गया बस। राजकुमारी जी, आप पलंग पर कब सोती हैं। अरे पलंग का मुझे क्या करना, धरती पर सोना ही मुझे अच्छा लगता है। भद्रा की इस बात पर दोनों दासियां बड़ी गूढ़ दृष्टि से एक दूसरे की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में हंसी। उनकी नजरों में यही भाव थे कि अब तो वह युवक पलंग पर लेटते ही कांच से बिन जाएगा। राजकुमारी को कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो तो सदा जमीन पर ही सोती है। अपना काम पूरा करके दासियां लौट गईं। कुछ देर बाद भद्रा ने पंखा हिलाया और दो पल में ही भुवन प्रकट हो गया। आज तो आपने खूब इंतजार कराया राजकुमारी जी। हाँ हाँ,
आजकल कायोत्सव में मुझे समय का भान ही नहीं रहता इसी से। क्या बिना पंखा हिलाए आप नहीं आ सकते भुवन कुमार? अन्य शास्त्रों की तरह मंत्र शास्त्र की भी कुछ सीमाएं होती हैं राजकुमारी जी। मंत्रवादी प्रयोगकर्ता को वो सारी मर्यादा निभानी होती है ना। पिताश्री ने इस पंखे में भी ऐसी ही व्यवस्था की है। बिना आपके बुलाए मैं नहीं आ सकता हूँ, और तुम्हारे बुलाने के बाद चाहकर भी रुक नहीं सकता हूँ। हाँ, यदि भावों में कुछ उतार चढ़ाव आ जाए तो फिर ये क्रम भंग भी हो सकता है। कुमार, आज आप कुछ थके थके से लग रहे हो। तबीयत ठीक नहीं है क्या? भद्रा के पूछने पर भुवन ने कहा, कल रात पिताजी के साथ तुम्हारे विषय में बातें करते करते काफी विलंब हो गया। नींद पूरी नहीं होने से कुछ सुस्ती अनुभव हो रही है, बस। और कोई चिंता जैसी बात तो नहीं है। आपके शरीर में सुस्ती है तो खड़े क्यों हैं? थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, तब तक मैं घड़ा भर लाऊं। इतना कहकर भद्रा घड़ा उठाकर पास के पनघट पर गई। प्राय वह इसी समय घड़ा भरती थी, क्योंकि इस वक्त पनघट सुनसान मिलता था। निर्मल जल में भद्रा अपना प्रतिबिंब देखकर प्रसन्न हो रही थी। घड़ा लेकर कमरे में पहुंची तो भुवन वहां नहीं था। पलंग की चादर मुचड़ी हुई थी। पूरा बिस्तर अस्त व्यस्त था। चादर पर कई जगह हल्के हल्के रक्त के निशान थे। भद्रा ने द्वार खोलकर आसपास भी देखा, पुकारा, पुकारा भी सही, किंतु भवन का तो कहीं पता नहीं था। घबराती हुई भद्रा पंखा हिलाने को तत्पर हुई, किंतु ये क्या, पंखे में से तो भुवन का चित्र ही गायब था। भद्रा के शोकमग्न हृदय की तरह बीच में से शून्य था। पंखा शून्य हो चुका था, उसमें से चित्र गायब था। बिछौने की चादर हटाई तो नीचे कांच बिछे थे। भद्रा बैठ गई साधना में। आज भद्रा का चित साधना में भी नहीं लगा। रह रहकर उसे भुवन की याद आ रही थी। इधर भद्रा व्याकुल थी, उधर रत्नोपुर में भुवन शैया पर छटपटा रहा था। हिमांग सेन के इकलौते लाल को बचाने में राजवैद्यों की पूरी टोली प्राणपण से लगी थी। हिमांग सेन क्रोधावेश में सोच रहे थे, भोली भाली समझकर मैंने अपने बेटे को एक डाकनी के हाथों में सौंपा। मेरी भूल का दंड मेरे निर्दोष भुवन को मिल रहा है। हाय, उस धोखेबाज नागिन की मेरे लाल से क्या दुश्मनी थी, जो बिछौने पर कांच बिछाकर उसे मारने का षड्यंत्र रचा उसने। अंदाता हुजूर, यह रोग असाध्य है। इतने दिनों से हमने अपनी हर कोशिश करके देख ली है। आयुर्वेद में इस रोग के जो लक्षण आए हैं, उससे हमें आश्चर्य हो रहा है। आखिर किस शत्रु ने कुमार की दशा बनाई है? राजवैद्य के कथन पर नरेश मौन रहे। हिमांग सेन वास्तविकता कैसे बताएं? मंत्र प्रयोग की बातें तो सबसे इस प्रकार से नहीं कही जा सकती ना। महारानी सुनैना को भुवन की शोचनीय हालत से तीव्र मानसिक आघात लगा था। वो विक्षिप्त सी हो रही थी। खुद हिमांग सेन भी क्षुब्ध बने हुए थे। सोच रहे थे कि भलाई का अच्छा फल मिला है। ये तो वही बात हो गई कि हवन करते हाथ जल गए। भद्रा बिना जल की मछली के समान तड़पती रही। 2 दिन तक उसने ना कुछ खाया ना पिया। एक बूंद पानी भी उसके गले से नहीं उतरा। उसकी बुद्धि कुछ काम नहीं कर रही थी। हारे को हरे नाम के अनुसार भद्रा ने भी अपने बिखरे चित्त को एकाग्र किया और अपनी समस्त शक्तियों को समेटकर समाधि में स्थिर हो गई। कुछ देर थोड़ी चंचलता रही उसके अंदर, फिर सहज हो गई और आत्मलीनता में खोने लगी। अब चेतन मन में जो कुछ था, जो बाहरी इंद्रियां नहीं जान पा रही थी, वह रहस्य अंतस चेतना में उद्भासित होने लगा। रत्नपुर के राजमहल का कक्ष, जिसमें वोन दर्द से कराहता हुआ उसे दिखाई दिया। पास खड़े महाराज हिमांग सेन की विकृत मुखाकृति, राजवैद्यों की निराशा, सभी कुछ दृश्य भद्रा को प्रत्यक्ष नजर आ गया था। कहते हैं कि कुछ खोने पर ही कुछ मिलता है। भद्रा अपनी साधना की उपलब्धियों को आज पहचान रही थी। उसने तुरंत निश्चय किया कि वे अपनी शक्तियों को प्रयोग में लाकर गुप्त रूप से रत्नोपुर जाएगी। दृढ़ चित्त करके पद्मासन में बैठ गई। कई घंटे तक निर्विकार दशा में रही। फिर एक दिव्य उजाला नजर आया। यह अदृश्य का शुभ संकेत था। भद्रा उठी, आत्मदेव का समग्रता से आह्वान किया। क्षण भर में ही वह रत्नपुर में थी। सिर पर बड़ा सा पगड़, लंबी सफेद दाढ़ी, भरी भरी मूछें, हाथ में बैग लिए एक अनुभवी वैद्य नगर के द्वार पर पहुंच चुका था। द्वारपाल से पता पूछकर आगंतुक वैद्य सीधा राजमहल में जा पहुंचा। हिमांग नरेश सूचना मिलते ही नंगे पांव दौड़े आए। राजन, शीघ्र मुझे कुमार के पास ले चले। यमन देश की
वल्लीक देवी का मेरे इष्ट है। देवी ने ही कुमार की परिचर्या का मुझे आदेश दिया है। चलिए चलिए महानुभाव, आप भी कोशिश करके देख लीजिए। वैद्य के रूप में राजकुमारी भद्रा है, यह तो कोई नहीं जानता था। भद्रा स्वयं भी तो कुछ कहाँ कर रही थी। अंतस चेतना की प्रेरणा ही उससे सारा कार्य कराती चली जा रही थी। इतने समय की मौन साधना द्वारा आत्मा की दिव्य शक्तियां जागृत हो चुकी थी। भद्रसेन ने, हाँ हाँ यही नाम बताया था आगंतुक वैद्य ने, उस भद्रसेन ने रोगी भुवन का निरीक्षण परीक्षण किया। एक क्षीण मुस्कुराहट उसकी घनी मूछों में चमकी। वह हिमांग सेन की तरफ देखता हुआ बोला, महाराज, कुमार स्वस्थ तो हो जाएंगे, किंतु 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 थोड़ा समय लगेगा। सभी के उदास चेहरे खिल उठे। एक अच्छी सूचना तो दी इस वैद्य ने। आगंतुक वैद्य भद्रसेन सभी को देवदूत जैसा लगने लगा। महाराज हिमांग सेन उत्साहित होकर बोले, वैद्य राज जी, किसी भी कीमत पर मुझे मेरे कुलदीपक का जीवन चाहिए। आप जो भी कहें मैं वही करने को तैयार हूँ। राजन, आपको विशेष कुछ नहीं करना है। आप तो जितनी भी मिल सके उतनी कबूतर की बीट का प्रबंध करा दें। बस दवा तैयार होने तक मेरी साधना भी साथ साथ चलेगी। जी मैं समझ गया वैद्य श्रेष्ठ। साधना की पूरी सुविधा मिलेगी आपको, और वैद्य की बीट भी आ जाएगी, कबूतर की बीट भी आ जाएगी। बस फिर तो राजकुमार का रोग निश्चित ठीक हो जाएगा। राजन, पास खड़े नगर श्रेष्ठियों और सभासदों ने उत्साहित होकर जयघोष किया। भद्रसेन वैद्य का साधना कक्ष कुमार भुवन के कक्ष के निकट ही रखा गया, ताकि समय समय पर वैद्यराज अपनी प्रक्रिया निर्विघ्न कर पाए। कबूतर की मीट में सहस्त्र पाक तेल मिलाकर उसे 151 दिन तक रखा गया। बीच बीच में उसमें लोबान कस्तूरी की धुनी दी जाती। अभी तक भुवन की दशा में कुछ सुधार नहीं हुआ था। 5 महीने पूरे हो चुके थे। आज 151वां दिन भी पूरा होने जा रहा था। भद्रसेन 3 दिन में एक समय खाकर अपनी साधना किया करता। छठे महीने का दूसरा दिन, यानी 151 दिन पूरा होने का अगला दिन, दवा के परीक्षण का आज सुअवसर था। भद्रसेन वैद्य रात भर से समाधि में था। सुबह होने पर भी जब वह अपने साधना कक्ष से बाहर नहीं आया तो सभी लोग व्याकुल हो गए। हेमांग सेन का धैर्य टूटने लगा। उन्हें एक एक पल युगो युगो जैसा प्रतीत हो रहा था। तभी तभी वैद्य राज का साधना कक्ष खुला। आत्मलीन अवस्था में वैद्य राज बाहर आए। उनके हाथ में दवा का पात्र था। स्थिर चाल से चलकर वो भुवन की शैया तक आए। आंखें मूंदकर मन ही मन कुछ मंत्र बोले। फिर दवा में उंगली डुबाकर भुवन के ललाट पर हौले हौले मालिश करने लगे। सभी सांस रोककर खड़े थे। घड़ी की टिक टिक भी मानो कानों में चुभ रही हो। पिन ड्रॉप साइलेंस था। सांसों की सरसराहट भी उस क्षण रुक गई थी। आंखें फाड़े सब भुवन की ओर ही देख रहे थे। तभी तभी एक चमत्कार हुआ। ललाट पर उभरे हुए श्वेत दाने, जिनमें से मवाद झल रहा था, वो छोटे छोटे फोड़े गायब हो गए। त्वचा कंचन जैसी चमकने लगी। दवा का परीक्षण सफल हुआ। वैद्यराज नरेश के प्राण विद्याधर नरेश के प्राण वैद्यराज के प्राण शरीर में लौटने लगे। झट से दौड़कर भद्रसेन वैद्य के उन्होंने पांव पकड़ लिए। आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। चारों ओर से दास दासियां कुमार के शरीर पर मालिश करने को आ जुटे। महारानी सुनैना भी अपनी हालत भूलकर लपकी, किंतु वैद्यराज ने तो सबको हटा दिया। पूरी रात्रि और आधा दिन लगाकर कुमार के पूरे शरीर को स्वस्थ करने में, मालिश करने में वो लगे रहे। भुवन का रोग तो जाता रहा, किंतु किंतु शरीर में दुर्बलता बहुत ज्यादा थी। अतः शक्तिवर्धक औषधियों का भी उन्हें सेवन कराया गया। इस सारे प्रक्रम में 6 महीने लग गए। अब भुवन कुमार बिल्कुल निरोग और पहले से भी सुंदर और आकर्षक दिख रहा था। भद्रसेन वैद्य को सभी ने पलकों पर बिठलाया, किंतु वो तो अजीब मिट्टी का बना था। राजा हिमांगसेन द्वारा मनचाहा द्रव्य मांगने को कहने पर उसने तो स्पष्ट इनकार ही कर दिया। महाराज, कुमार स्वस्थ हो गए, यही मेरा पुरस्कार है। भद्रसेन की इस निष्प्रियता से सभी बहुत अभिभूत थे। हिमांग सेन ने बार बार आग्रह किया तो वैद्यराज बोले, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं राजन, तो मुझे कुमार की अंगूठी, रुमाल, कटार और भुजबंद दे दीजिए। राजा को भला क्यों इनकार होता। प्राण प्रिय पुत्र के प्राण बचाने वाले को तो वो अपना सर्वस्व भी दे सकते थे। फिर इन तुच्छ वस्तुओं की तो बात ही क्या थी। राजकुमार भुवन की नामांकित मुद्रिका, रुमाल, कटार और भुजबंद लेकर भद्रसेन वैद्य खुशी खुशी अपने कक्ष में चले गए। सभी के सामने वो ध्यान साधना में बैठे।
किंतु रात बीतने के बाद जब प्रातःकाल हुआ तो उनका साधना कक्ष खुला पाया गया। भद्रसेन वहां नहीं थे। उनको खूब खोजा गया, मगर मगर नामालूम उन्हें धरती निकल गई अथवा आसमान खा गया। सभी जनों को बहुत आश्चर्य हो रहा था। घर घर में यही चर्चा थी कि कुमार को रोग मुक्त करने कोई दैवी शक्ति ही वैद्य के रूप में आई थी। खैर, भुवन के ठीक हो जाने से राजा हिमांग सेन, रानी सुनैना खुश थे, सारी प्रजा भी खुश थी। इधर भद्रा के जाने के बाद दासी जब भोजन लेकर आती तो उसे कमरे में कोई दिखाई नहीं देता। गंजी आंखों वाली दासी भी 2-3 दिन में कभी कभी चक्कर लगा लेती। एक बार दोनों दासियां बहुत ज्यादा भयभीत हो गई थी। बिना विचारे युवक को मारने का जो षड्यंत्र उन्होंने रचा था वे सफल भी हुआ या नहीं, इस बात की भी उन्हें कुछ खबर नहीं लगी थी। 2 दिन तो भद्रा उसके बाद उन्हें कमरे में नजर आई थी, और फिर अचानक अचानक वो भी न जाने कहाँ गायब हो गई थी। मनमौजी राजा जी किसी दिन अचानक यहाँ आ निकले तो हमसे ही जवाब तलब होगा। राजकुमारी कमरे से खुद कहीं चली गई या उसे कोई उठाकर ले गया, यह प्रश्न रहस्य में बना हुआ था। खाना तो पहले की तरह खिड़की पर रख जाती दासी, किंतु दूसरे दिन वह पैकेट जैसा का तैसा वहीं रखा मिलता तो शांति का दिल घबराने लगता। युवक को मारने के लिए पलंग पर कांच बिछाने की बात अभी तक उन 2 दासियों तक ही सीमित थी। उन दोनों ने एक दिन विचार किया कि जब तक किसी को पता न लगे तब तक हम ये बात खुद प्रकट नहीं करेंगी। हाँ, उनका अंतर्मन बोलता था कि राजकुमारी एक दिन अवश्य लौट आएगी। इसी आशा में रोज रोज वो कमरे में झांक जरूर लेती थी। एक बार 6 महीने बीत चुके थे। कुछ दिन सुबह शांति भोजन लेकर आई। भीतर झांका तो राजकुमारी अपनी चित परिचित मुद्रा में ध्यान में बैठी दिखाई दी। दासी हड़बड़ाहट में जल्दी से उछली तो गिरती गिरती बची। आहट होने पर भद्रा चौंकी। दासी ने तुरंत भोजन ले आने की सूचना देकर अपना रास्ता लिया। डरती थी कि कहीं राजकुमारी जी कुछ पूछ ना बैठे। इधर रत्नपुर में भुवन के स्वस्थ होने के बाद एक दिन विद्याधर नरेश विद्याधर नरेश ने हिमांग सेन से, अपने पुत्र से, उसके अस्वस्थ होने की जानकारी लेनी चाहिए। भुवन ने बताया, पिताश्री, मैं खुद नहीं समझ सका कि पलंग पर लेटते ही मुझे क्या हो गया था। रोम रोम में मानो तीखे कांटे बिंध गए हों, ऐसी वेदना हो रही थी मुझे। आश्चर्य तो इसी बात का है कि सिर्फ उसी दिन पहली बार राजकुमारी ने मुझे विश्राम करने को कहा था और फिर खुद बाहर चली गई थी। वत्स, ये सब उसी का षड्यंत्र था। तुमने बहुत अच्छा किया जो तत्क्षण अपनी शक्ति का प्रयोग करके रत्नपुर आ गए। एक दिन भद्रा की जो छवि मेरे मन में बनी थी वो अब समाप्त हो चुकी है। उसने तो तुम्हारी जान लेने में कुछ कसर नहीं रखी। यह तो भला हो भद्रसेन वैद्यराज का, जो तुम्हें नई जिंदगी दे गया। अब तुम कभी भद्रा का नाम भी मत लेना। निश्चित ही भोली शक्ल वाली जादूगरनी है वो। भुवन को भी भद्रा पर क्रोध था, किंतु फिर भी उसका दिल बार बार उसे याद करने लगता था, पता नहीं क्यों। पिताश्री की सख्त हिदायत के बावजूद भी वो भद्रा के पास जाने को आतुर हो जाता था। मानव का स्वभाव है कि जिस बात का उसे निषेध किया जाए उसे जरूर दौड़ेगा। भद्रा के साथ बिताए हुए मधुर क्षण उसकी स्मृति में सदा उभरते थे। उसकी सौम्य सूरत, रसीली स्वर लहरी, लज्जा से झुकी आंखें और गहरे आत्मचिंतन की बातें भुवन कुमार की नींद, भूख, प्यास और चैन को लील गई थी। वो अंतर्धन में फंसा था। उसे भद्रा के बिना अपना जीवन नीरस और व्यर्थ लगने लगा था। अजीब कश्मकश में विवश हुआ भुवन उस दिन आ ही पहुंचा जीर्ण महल के द्वार पर। हमेशा की तरह भीतर से बंद था द्वार। अपने साथ घटी हुई घटना याद आते ही उसका हृदय कड़वाहट से भर गया। भद्रा से मिले बिना ही रत्नपुर लौटने को चला। तभी, अजी, राजकुमारी जी तो कब की आ गई, तू कहाँ थी इतने दिन? मैं तो गई थी अपनी भतीजी की शादी में। मेरे पीछे कुछ नई बात तो नहीं हुई यहाँ? भुवन अदृश्य रूप में सुन रहा था। दोनों दासियां जीर्ण महल से थोड़ी दूर खड़ी धीरे धीरे बतिया रही थी। कुछ भी हो शांति, हमने अच्छा नहीं किया। एक बेकसूर युवक को मारने से हमें कितना पाप लगेगा। राजकुमारी जी को तो कुछ मालूम भी नहीं था कि बिस्तर की चादर बदलते हुए हमने घातक कांच वहां फैलाया था। तुम ठीक कहती हो, तुम ठीक कहती हो काकी। काकी, मेरी आत्मा मुझे हमेशा धिक्कारती रहती है। हमने जो अपराध किया है उसके लिए और किसी से नहीं कहेंगे। राजकुमारी भद्रा जी से ही माफ़ी मांगनी ठीक रहेगा। हाँ हाँ, हम दोनों राजकुमारी के चरणों में गिरकर अपनी गलती, अपनी करतूतें सच्चे दिल से कह देंगे। मगर आज तो मुझे रानी जी के पास पहुंचना है, पहले ही बहुत देर हो गई है।
परसों तुम इसी समय आ जाना। इतना कहकर दोनों अलग अलग दिशा में मुड़ गईं। भुवन के दिल का भ्रम दूर हो चुका था। अपने सूक्ष्म रूप द्वारा ही वह कमरे में प्रविष्ट हुआ। भद्रा शांत भाव से माला फेर रही थी। अधखुली आंखों से शून्य में टक्की लगाए कहीं गहरे चिंतन में व्यस्त थी। भुवन कुछ क्षणों से अपलक निहारता रहा। फिर खंखार कर उसने उसका ध्यान आकर्षित किया। भद्रा उठी, भुवन की ओर देखा। उसने निश्चल निर्विकार दृष्टि। मुझे मालूम था कुमार, मुझे मालूम था कि एक दिन आप अवश्य आएंगे। हाँ हाँ, जिंदा बच गया मैं। तुमने तो मारने में नहीं नहीं कुमार, मेरी लापरवाही के कारण दासियां उस दिन कमरे में चली आई थी। पता नहीं उन दासियों ने ऐसा 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 ये ऐसा काम क्यों किया। उनकी तो आपसे या मुझसे कुछ भी शत्रुता नहीं थी ना। शत्रुता अवश्य थी राजकुमारी। पूर्व भव ने पूर्व भव में हमने उनका कुछ ना कुछ जरूर अनिष्ट किया होगा। तभी तो उन्होंने हमें जुदा करने के लिए। हम्म, आपने बहुत वेदना भोगी है। अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? अरे मैं तो बताना ही भूल गया। भद्रसेन बनकर राजकुमारी भद्रा आई रत्नपुर में और मुझे स्वस्थ कर गई। कुमार कुमार, ये क्या कह रहे हैं आप? भद्रा अचानक इस बात पर चौंक गई थी और भुवन कमरे में आते ही अपनी तीक्ष्ण दृष्टि द्वारा वहां रखी हुई अपनी सब वस्तुएं पहचान चुका था। उसने आगे बढ़कर भद्रा की उंगली में पहनी हुई अंगूठी की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ भद्रा जी। मेरी नामांकित अंगूठी, मेरा रुमाल, मेरी कटार और मेरा भुजबंदी ये सारे भेद खोल रहे हैं। भद्रा अवाक रह गई, कुछ बोलते नहीं बना उससे। फिर भुवन ने ही कहा, तुम तो बड़ी होशियार वैद्य निकली। बताओ तो, वैद्यक विद्या और रूप परिवर्तन की कला कहाँ से सीखी तुमने? लज्जा से लाल मुख हो गया था भद्रा का। चोरी पकड़ी गई थी, अब छिपाना व्यर्थ था। धीरे से बोली, कलाएं तो विद्या अध्ययन के समय सीखी थी, किंतु उनको प्रयोग करने का काम इससे पहले कभी नहीं पड़ा था। मैं जब घोड़ा लेकर कमरे में आई थी ना कुमार, तो तुम्हें आपको नहीं पाकर हैरान परेशान थी। पलंग पर पड़े बारीक कांच, चूर्ण और पंखे की मंत्र शक्ति व्यर्थ होती देखकर मुझे अनिष्ट का अनुमान लग गया था कुमार। मैंने कुछ नहीं किया है, जो कुछ हुआ है वह आप ही की पुण्यवानी से हुआ है। अच्छा, तुम्हारी विनम्रता और सद्गुणों ने ही तो मुझे तुम्हारे पास आने को मजबूर कर दिया। अब तो धूमधाम से बारात लेकर आऊंगा, ताकि तुम्हारे पिताजी भी अपनी अपकर्मी बेटी का भाग्य उदय देखेंगे। दासियों की बातें, रत्नोपुर की बातें, पिताश्री की बातें और भी न जाने कहाँ कहाँ की बातें, बातें ही बातें, बातें ही बातें। आज भुवन को न जाने कितनी बातें याद आ गई थी। भद्रा भी बहुत हर्षित थी। भुवन भुवन को बताने लगी, कुमार, जब आपने आना छोड़ दिया ना, तो मैं बहुत दुखी और उदास हो गई थी। मेरा तन और मन जैसे मेरा साथ छोड़ गए हूँ। इस प्रकार की व्याकुलता रहती, ध्यान का अवसर में भी चित्त चंचल बना रहता। ऐसा क्यों होता था तुम्हें भला? भुवन ने शरारती मुस्कुराहट के साथ प्रश्न किया। भद्रा के गाल कनपटियों तो सुर्ख हो गए। एक क्षण को कुछ झेप गई, मगर दूसरे क्षण संभल कर बोली, क्योंकि आप मेरे पास रहते हुए अस्वस्थ हुए थे ना, इसी से मैं बार बार अपराध बोध से ग्रस्त हो जाती। दूसरे दिन मैंने समग्र हृदय से परमात्मा को पुकारा और आपकी दीर्घायु की, सुस्वास्थ्य की मंगल कामना करती हुई एकाग्र चित्त से साधना में स्थित हो गई। ध्यान के क्षणों में ही अंतर्मन से अदृश्य स्फूर्णा और प्रेरणा उठी। मैं कब रत्नपुर पहुंची, कैसे क्या हुआ, मुझे कुछ भी आभास नहीं हो सका। तो यही कहना चाहती हो कि तुमने कुछ नहीं किया है ना? हास्य की मधुर छटा बिखेरते हुए भद्रा ने कहा, आप अचिंत्य शक्तियों के स्वामी हैं। अपनी शक्तियों को मुझ में प्रतिष्ठित करके खुद ही तो सब चमत्कार कर रहे थे। और अब और अच्छा अच्छा, तो फिर तुम यानी भद्रसेन वैद्य बने तुम? अच्छा, फिर अचानक गायब क्यों हो गई? वह भी मैं नहीं किया, बोलो बोलो। कुमार, आप भी बड़े वो हैं। हाथ परिहास में समय कब बीत गया दोनों को पता ही नहीं चला। सहसा भुवन चौंक कर उठा। अच्छा अच्छा, अब मैं चलूंगा, पिताश्री मुझे खोज रहे होंगे। भुवन के जाने के बाद भद्रा स्वप्निल कल्पनाओं के झूले में झूलने लगी। आज के सुख के सामने विगत के दुख उसे बहुत हल्के, बहुत छोटे प्रतीत हो रहे थे। राजकुमार भुवन की शंका सत्य ही थी। रत्नपुर में चारों ओर उसकी खोज युद्ध स्तर पर चल रही थी। जैसे ही भुवन को देखा, हिमांग सेन ने दौड़कर उसे गले से लगा लिया। वत्स, बिना कहे कहीं मत जाया करो, मैं बहुत भयभीत हो जाता हूँ। तात, आपसे बिना कहे जाने की आदत तो मेरी भी नहीं है, किंतु किंतु आज आज तो न केवल बिना बताए गया, बल्कि 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 आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम उसी मायाविनी भद्रा के पास गए थे? भुवन! हिमांग सेन का स्वर सख्त हो गया।
कुछ पलों पूर्व की वत्सलता और चिंता कातरता लुप्त हो चुकी थी। भुवन एक बार भी सहम उठा उस स्वर से, हृदय धक धक करने लगा था उसका। फिर तुरंत ही संभल गया, गंभीरता से बोला, पिताश्री, यदि मैं आज वहां न गया होता ना तो बहुत बुरा हो जाता। पुत्र की इस अनोखी बात को सुनकर नरेश चकित हो गए। क्लाइमेक्स पैदा करके भुवन उन्हें कमरे में खींच लाया, द्वार बंद करके उन्हें कुर्सी पर बैठाया और भद्रा के पास जाने की, दासियों की बातें और रुमाल कटार आदि की सारी अद्भुत वास्तविकता खुलकर बता दी। रहस्य पर से पर्दा उठा तो हिमांग से नरेश पछतावे से भर उठे। रुंधे गले से बोले, वत्स, तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अन्यथा एक निरपराध सती कन्या पर दोषारोपण करने वाला मैं कहीं भी कभी भी अपनी गलतफहमी को नहीं जान पाता। कुछ देर तक विचार मग्न रहने के बाद हिमांग नरेश पुनः बोले, देखो देखो, मैंने भी तो उपयोग नहीं लगाया। तुम्हें घायल अवस्था में देखकर मैं कुछ भी सोच ही नहीं पाया। अगर उसी वक्त अपनी शक्ति द्वारा थोड़ा सा चिंतन कर लेता ना। खैर खैर, होनहार नहीं टलती। अब तो भद्रा को अपनी बहू बनाकर लाऊं, उससे क्षमा मांगूं, तभी मेरे मन को शांति मिल सकेगी। इसके बाद इसके बाद महाराज सुनैना को भी बुलवा लिया वहीं, और सभी मिलकर आगे का कार्यक्रम बनाने लगे। भद्रा ही भद्रसेन वैद्य बनकर आई थी, ये जानकर तो महारानी ने उसे ढेरों आशीर्वाद दे डाले। भुवन, मेरा विचार है कि अहंकारी महिपाल को बताए बिना ही हम बारात सजा कर जाएं और भद्रा को दुल्हन बनाकर ले आएं। क्यों, तुम क्या सोचते हो? बिल्कुल सही सोचना है आपका। वैसे भी अपकर्मी बेटी के लिए वे कुछ करेंगे, इसकी तो कल्पना ही व्यर्थ है। रानी सुनैना को इस वार्तालाप में बड़ा आनंद आ रहा था। उमंग भरे स्वर में उन्होंने कहा, बड़ा मजा आएगा जब उनकी उपेक्षित बेटी के जीन महल में धूमधाम से बारात पहुंचेगी और महिपाल राजा आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे। रत्नपुर में विवाह की तैयारियां हो रही थी और कंचन नगर के महल में रोहिणी मौन गुमसुम बनी उदास बैठी थी। रानी सितारा उसके सिर पर हाथ फेरकर उसे सांत्वना दे रही थी। माँ की ममता को पाकर रोहिणी के आंसू फिर से चालू हो गए थे। अब भूल जा बेटी उस मनुष्य घटना को। एक से एक सुंदर युवक है दुनिया में, और फिर अभी तेरी उम्र ही क्या है। हाँ बिटिया, दुखद स्वप्न की तरह बीते हुए कल को भुला देना ही अच्छा है। महिपाल महाराज भी अपना मुकुट उतारते हुए बोले। सितारा देवी ने जल्दी से पति के हाथों से मुकुट लेकर यथास्थान रखा और पूछने लगी, आज आप दरबार से जल्दी लौट आए? तबीयत तो ठीक है? हाँ, तबीयत को क्या होना है। सीमा पर अन्य देश की सेनाओं ने जमावड़ा किया हुआ है। सेनानायक को निर्देश देकर आया हूँ, फिर भी थोड़ी टेंशन तो हो ही जाती है ना। आप विश्राम कीजिए, मैं सिर में मालिश कर देती हूँ। थके थके राजन को देखा तो रानी सितारा तत्पर होकर सेवा में लग गई। दास दासियां भी दौड़ पड़े। रोहिणी भी अपना रोना भूलकर माँ का सहयोग करने में जुट गई। भद्रा का मन आज विचित्र प्रकार का हो रहा था। बाई आंख उसकी बार बार फड़क रही थी, सीना धोंकने बना हुआ था। योग साधना की स्थिरता रह रहकर चंचलता का दामन पकड़ लेती थी। जब से भुवन गया तभी से धड़कन में अनोखी ताल और लय आ गई थी। हर क्षण जैसे किसी का इंतजार रहता था। आज भोर में ही प्रिय मिलन का शुभ स्वप्न भी देखा था। तभी से भद्रा राजकुमारी जैसे अपने सुध-बुध भूल बैठी थी। इतने में ही दासी भोजन लेकर आई। दूर कहीं मंगलवाद्य की ध्वनि सुनकर चौंकती हुई चिल्लाई, राजकुमारी जी, देखो देखो, कितनी मस्त बारात है। राजकुमारी बाहर आए, इतने में तो बहुमूल्य रत्नों से सजी हुई घोड़ी निकट आ गई। घोड़ी पर वर के वेश में वन को देखकर दासी तो जैसे गूंगी हो गई। भय, आश्चर्य, हर्ष, सारे के सारे आवेग जब एक साथ मिलते हैं तो व्यक्ति हठात बोल ही नहीं पाता है। भुवन का सजीला रूप देखकर भद्रा तो एक बार पल के झपकाना ही भूल गई थी। थोड़ी सी थोड़े घोड़ी से उतरकर भुवन ने भद्रा के गले में माला पहना दी। तब जाकर उसे होश आया। बग्घी से उतरकर हिमांग सेन आगे आए। भद्रा ने आंचल सिर पर ढककर उनके चरण छुए। आशीष देकर वो बोले, बेटी, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। तुम्हारे प्रति नहीं नहीं पिताजी, बड़े तो आशीर्वाद देते ही शोभा देते हैं, और भूलों के पिटारे मुझ जैसे अज्ञानी जीव क्षमा मांगते ही अच्छे लगते हैं। मेरे कारण आपको कितना कष्ट हुआ, मुझे माफ कर दें तात। थोड़ी ही देर में रत्नपुर की दासियों ने जो साथ आई थी, उन्होंने भद्रा को नक शिक तक सजा दिया। विवाह मंडप भी तैयार हो गया। शहनाइयों की गूंज के बीच स्वर उभरा महिपाल राजा का, बेटी भद्रा, मैं अधम तो तेरा पिता कहलाने को भी योग्य नहीं हूँ, फिर भी आ गया हूँ। आह, मेरी आंखें तृप्त हो गईं तेरी पुण्यवाणी को प्रत्यक्ष देखकर। भद्रा ने पिता के चरणों में झुकते हुए कहा, पिताजी ऐसा मत कहिए। आपके प्रताप से ही तो मेरा सौभाग्य उदित हुआ है। जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए। अच्छा हुआ कि आप समय पर पधार गए। देर होने से मेरा दिल तो डर रहा था। हाँ बेटी, तेरे समाचार मिलते ही मैं तो दौड़ा। एक बार तो विश्वास ही नहीं हुआ अपने कानों पर मुझे कि जिन्हें मैं शत्रु समझ रहा था वे तो मेरे परम मित्र हैं। अब तो सगाजी भी कहो राजन।
हिमांग सेन के ठहाके में ही महिपाल का ठहाका भी सम्मिलित हो गया। भद्रा के द्वार पर बारात आते ही कंचनपुरी में यह समाचार हवा की तरह फैल गया। भद्रा ने दासी को संकेत किया तो वो दौड़ी गई महिपाल के पास। वास्तविकता ये थी कि दासी द्वारा जब भद्रा के सामने अपना अपराध स्वीकार किया गया, तभी उसे क्षमा प्रदान करते हुए भद्रा ने बातों ही बातों में कुछ संकेत भी दे दिए थे। उसके व्यवहार और हर्षयुक्त मुख मुद्रा से अनुभवी दासी को थोड़ा आभास तो हो गया था, और जब बारात आ ही गई तो जरा सा इशारा पाते ही वो अपना कर्तव्य समझ गई थी। राजन, आज बेटी के महल में आने और उसको संभालने का विचार कैसे आ गया? हिमांशु ने चुटकी ली तो महिपाल नरेश ने कहा, आप क्या राजन, सारी प्रजा मिलकर भी यदि आज मुझे उपालम दे तो भी कम है। सचमुच अहंकार ने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था, और प्राणों से भी प्रिय बेटी के साथ मैंने जैसा क्रूर व्यवहार किया है ना, महीनों से उसकी कोई सुध बुध नहीं ली। इस सभी के लिए आप सब मुझे क्षमा करें। नेत्रों से अविरल अश्रु बहाते महिपाल को हिमांग सेन ने गले से लगा लिया। बोले, मित्र, इस समय तो मैं आपका अपराधी हूँ। क्षमा मांगने के साथ साथ आपकी पुत्री रत्न को भी झोली फैलाकर आपसे मांग रहा हूँ, जबकि बहुत पहले ही मुझे ये कार्य कर लेना चाहिए था। इतने में ही महारानी सितारा पालकी में से उतरी। उनके साथ में रोहिणी भी थी। आंसू बहाते हुए माँ बेटी का मिलन हुआ। रोहिणी भी भद्रा के गले लगकर रोती हुई बोली, बहन, तेरी तपस्या ने सबकी आंखें खोल दी हैं। मैं बपकर्मी होकर जो नहीं पा सकी, वह तेरे शुभ कर्मों ने तुझे दिया है। तू छोटी नहीं बल्कि बड़ी है। रोही दीदी, ऐसा मत कहो। आज हम सभी के पुण्य कर्म उदय में आए हैं। भुवन, अरे भुवन कहाँ चला गया? हिमांग सेन का स्वर था। पिताश्री, मैं इधर हूँ। मैंने सोचा कि अभी मिलन का प्रसंग है तो मैं इधर आ गया, ताकि सभी बिछड़े हुए मिल लें, क्योंकि फिर थोड़ी देर के बाद विदाई भी तो होनी है। भुवन की इस बात पर सभी ने ठहाका लगाया और भद्रा तो लज्जा से सिमट गई। तभी महिपाल ने अपने घोषणा करते हुए उच्च स्वर से कहा, अभी आज ही इस शुभ मुहूर्त में भद्रा और कुमार भुवन का पानी ग्रहण होगा, किंतु इस खंडर में नहीं बल्कि राजमहलों में। नहीं नहीं राजन, आपकी पुत्री को मैंने यहीं पर देखा है और यहीं इसी रूप में स्वीकार किया है, इसलिए विवाह विधि तो यहीं होगी। कुमार की इस बात पर सभी सहमति दे रहे थे। लाचार महिपाल को चुप होना पड़ा। तभी महारानी सितारा बोली, इतने समय तक मैं व्यवस्था और राजभय से अपने ममत्व का गला घोटती रही हूँ, किंतु आज चुप नहीं रहूंगी मैं। ये अवसर क्या बार बार आएगा? कुंवर कुंवर साहब की बात में नहीं काटती, मगर विवाह की रस्म के बाद प्रीति भोज तथा अन्य सारे कार्यक्रम तो महलों में ही होने चाहिए। मेरी विनम्र याचना है, ये इनकार नहीं करेंगे तो बीते समय के मेरे घावों पर थोड़ा मरहम लग जाएगा। रत्नपुर के राजा हिमांग सेन का जो उद्देश्य था वह तो पूरा हो चुका था। महिपाल सचमुच अपने के पछता रहा था। सितारा देवी को कष्ट पहुंचाना तो वे भी नहीं चाहते थे, इसलिए उनकी बात मान ली गई। सुसज्जित जीर्ण महल के प्रांगण में कंचनपुरी की राजसुता भद्रा रत्नपुर की बहू बन गई। फिर स्वागत सत्कार और आमोद प्रमोद के वातावरण में कई दिन बीत गए। उसके बाद आई विदा की दारुण वेला। यूं भी पुत्री की विदाई बड़ी हृदय विदारक होती है, और यहाँ तो अपकर्मी बेटी, उपेक्षित बेटी की विदाई थी। सारी प्रजा आंसू बहा रही थी। साथ ही भद्रा के भाग्य की सराहना भी मुक्त कंठ से हो रही थी। और भद्रा भद्रा अपने माता पिता और रोहिणी दीदी को समझाते हुए बार बार खुद सिसक उठती थी। रोहिणी ने उसे गोद में भरते हुए कहा, मत रो मेरी बहना, तेरे जैसी आत्म साधिका अगर ऐसा रुदन करेगी तो हम साधारण स्वार्थी लोगों का क्या हुआ? दीदी, इतने दिन सबसे दूर रही, मगर मगर आज दूर जाने को दिल नहीं कर रहा। आज मैं कायर बन गई हूँ रोई दीदी। पगली, तब भी तू अपनी इच्छा से हमसे अलग नहीं रही थी, और आज भी तू परवश होकर ही जा रही है। उस समय पिताश्री का हट था, मेरी नादानी थी। और भद्रा उसे टोक कर बोली, किसी का भी दोष नहीं होता दीदी। व्यक्ति के स्वयं के ही कर्म उसे सुखी और दुखी बनाते हैं, अन्य तो केवल निमित्त बनते हैं। मेरे मन में किसी के प्रति भी कोई दोष नहीं है मेरी बहन। भुवन का कोमल दिल भी महिपाल नृप की दशा देखकर द्रवित हो रहा था। वह बार बार आश्वासन न देता। बातों ही बातों में नगर की सीमा निकट आती जा रही थी। हिमांग सेन ने महिपाल नरेश का हाथ थामकर उन्हें चुप कराया। सभी ने विदा होने के लिए हाथ जोड़े। अभी तक भाषा द्वारा परस्पर वार्तालाप चल रहा था, अब आंसुओं से बहती हुई अश्रुधाराएं बोल रही थी। दोनों पक्ष मुड़ मुड़कर तब तक देखते रहे जब तक कि कोई भी दिखता रहा। भद्रा के कंधे पर हाथ रखकर भुवन हौले से मुस्कुराया तो भद्रा भी भरी भरी डबडबाई आंखों में हंस पड़ी। आगे वाले रथ में हिमांग सेन के साथ वालों में से किसी ने संगीत चालू कर दिया था, और मधुर मधुर स्वर लहरियां कानों से टकरा रही थी। आपकी मंजिल हूँ मैं और मेरी मंजिल आप हैं, क्यों मैं तूफान से डरूं जब
मेरा साहिल आप हैं, कोई तूफानों से कह दे, मिल गया साहिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहरे जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। भुवन के सीने पर अपना सिर रखकर भद्रा ने असीम सुख में डूबकर आंखें बंद कर लीं। जंगल के किनारे बने तपोवन में कोई मुनि राज स्वाध्याय कर रहे थे। अप्पा कत्ताभि कत्ताय दुहाणय सुहाणय, अप्पा मितम च दुपठिय सुपठियो। आत्मा ही अपना करता है, आत्मा ही अपना भोगता है, आत्मा ही दुख दुख कर्मों का करता है, आत्मा ही शुभ कर्मों का करता है, और आत्मा ही अपना मित्र है, आत्मा ही अपना शत्रु है, आत्मा ही सब कुछ है। हमारा कर्म ही हमें दुखी और सुखी बनाता है, हमारा कर्म ही हमें दुखी और सुखी बनाता है। बंधुओं, आज की ये कथा, नानी की कहानी सबर, आज नए युग की जुबानी आपने सुनी। और इस कहानी में जो भद्रा का जो रोल बताया गया, उससे क्या पता चलता है कि हमारी आत्मा की अनंत शक्तियाँ हैं। और आप आश्चर्यचकित ना हो, इसमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में